नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 22 मार्च 2025 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। आज सैटरडे है। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, पार्लियामेंट का बजट के ऊपर कंट्रोल नहीं है बिल्कुल भी, तो पार्लियामेंट की ज़्यादा स्क्रूटनी होनी चाहिए बजट के ऊपर। पहला आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल, किस प्रकार से इंडिया में जो स्टार्टअप्स हैं वो स्पेस सेक्टर में रेवोल्यूशन ला रही हैं और कैसे ये हमारे देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाएगा। दूसरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का। तीसरा आर्टिकल हीट प्लान से संबंधित। हैरानी की बात यह है, आईएमडी जो है वैसे देखो फरवरी को ना ऑफिशियली विंटर मानता है, लेकिन आज के समय में आपको भी पता है कि फरवरी में क्या हाल होता है गर्मी का। 31 राज्य और यूटीज ऐसे हैं जहां पे गर्मी में टेम्परेचर नॉर्मल से 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, और 22 यूटीज और स्टेट्स तो ऐसे जहां पे टेम्परेचर नॉर्मल से 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा। तो डिस्कस करेंगे हीट प्लान से संबंधित। और फिर से आपको याद दिला दूं, कल नहीं परसों 24 मार्च यानी मंडे को आप में से जो लोग जयपुर में हैं तो आप आइए, मिलते हैं। गोपालपुरा बाईपास में जो पीडब्ल्यू ओनली का सेंटर है ना, वहाँ पे मिलते हैं। आप रजिस्टर भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे लिंक है। टाइम हो तो ज़रूर आइए। कोट देख लेते हैं डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले। लॉर्ड कृष्णा का ये कोट है, इफ यू डोंट फाइट फॉर व्हाट यू वांट देन डोंट क्राई फॉर व्हाट यू लॉस्ट। अगर देखो आप अपने लक्ष्य के लिए लड़ नहीं सकते ना, तो बाद में अगर आप हार जाओ तो रो मत। समझ गए? सीधी सी बात है। अगर एक बिजनेसमैन रिस्क नहीं लेना चाहता और बाद में वो शिकायत करता है, रोता है कि मैं पैसे नहीं कमा सका, तो ये गलत है। महाभारत का युद्ध जब स्टार्ट हो रहा था ना, तो अर्जुन जो थे वो युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। वो कहते थे मुझे मेरे सामने रिश्ते दिख रहे हैं, मैं कैसे हथियार उठाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया था, जो डर गया समझो हार गया, जो लड़ाई से पहले ही हाथ खड़े कर दे उसकी हार देखो निश्चित है। मैंने बहुत सारे ऐसे यूपीएससी एस्पायरेंट्स देखे हैं जो देखो अपना बेस्ट नहीं देते, टाइम पास के लिए पढ़ते हैं, 4 घंटे पढ़ लिए, 5 घंटे पढ़ लिए, बस पढ़ना है उसके लिए पढ़ते हैं, और बाद में बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त करते हैं कि हमारा क्लियर नहीं हुआ। या तो देखो आप लड़ो अपने लक्ष्य के लिए, अपनी जान लगा दो, तब तो आए मजे। तब तो क्लियर ना भी हो तब भी आपको दुख हो। आपने तैयारी मन से नहीं की और बाद में आप दुख व्यक्त कर रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा। फिर रो मत। अगर आपने अपना बेस्ट दिया ही नहीं तो फिर रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कोट है भगवान कृष्ण का। ये इस पर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है और ये आप यूज़ भी कर सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, पार्लियामेंट का देखो बजट के ऊपर कितना कम कंट्रोल है, इस इशू से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में देखो ये बोला जाता है, बजट सिर्फ देखो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होती। बजट हमें यह बताती है किसी भी देश का इकोनॉमिक विजन क्या है, गवर्नेंस का मॉडल क्या है, किसी देश की प्रायोरिटीज किन चीज़ों पे है, ये सब हमें पता लगता है बजट से। बजट हमें यह बताता है कि पैसा कहां से आएगा, यानी रेवेन्यू कहां से आएगा और कहां जाएगा, मतलब एक्सपेंडिचर किस पे होगा। अगर देखो पूरे वर्ल्ड में देखें तो पार्लियामेंट के पास में ना पावर ऑफ द पर्स होती है। पावर ऑफ पर्स मतलब पार्लियामेंट का बजट के ऊपर कंट्रोल होता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ना ये पावर 19th सेंचुरी से असर्ट करना स्टार्ट कर दी थी। कब से? 19th सेंचुरी से। आज अगर हम देखें अमेरिका, कनाडा, यूके जैसे जो देश हैं, वहां की पार्लियामेंट देखो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं बजट बनाने में, बजट को मॉडिफाई करने में, बजट को रिव्यू करने में। बट इंडिया में क्या हो रहा है, यहां की पार्लियामेंट का रोल सिर्फ ना रबर स्टैंप वाला रह गया है। बजट को अप्रूव करने तक हमारी पार्लियामेंट का रोल सीमित हो गया है। तो देखो इससे ना डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी जो है सरकार की, वो कमजोर होती है। अगर देखो इस आर्टिकल को थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से हम पढ़ें, एक तो देखो इस टाइप की स्लाइड्स हैं जो हमेशा से होती थी, लेकिन एक इस प्रकार की स्लाइड्स हैं जो थोड़ा प्रॉपर क्लासिफिकेशन के साथ में है। सिंपल है, सिंपल इज ऑलवेज बेटर। इसमें सारे पॉइंट वाइज फॉर्म में हैं, क्लासिफिकेशन के साथ में हैं, ताकि आपको दिक्कत ना आए और आर्टिकल से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ड्रा कर सको। एक देखो फिर ये तीसरी टाइप की स्लाइड्स हैं, ये थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट में है। पर्सनली देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि
पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो ये स्लाइड्स बेस्ट हैं, मतलब ज़्यादा ताम झाम नहीं, सिंपल पॉइंट्स याद हो जाएं जो एग्ज़ाम में लिखने हैं, सीधा टू द पॉइंट बात, स्टोरी की फॉर्म में भी। कुछ लोगों ने, एक दो लोगों ने ये बोला कि सर स्टोरी टेलिंग की में ना आर्टिकल अच्छे से समझ में आता है। देखो, हर आर्टिकल में स्टोरी कई बार होती नहीं है, हर आर्टिकल में कई बार हिस्ट्री होती नहीं है, तो जैसा टाइप का आर्टिकल होगा हम उसी फॉर्म में डिस्कस करेंगे। स्टोरी वाला आर्टिकल होगा तो हम स्टोरी की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। हर आर्टिकल को स्टोरी की फॉर्म में नहीं डिस्कस कर सकते, वो आर्टिफिशियल लगता है। हमारा मकसद ये है जो हम डिस्कस करते हैं वो एग्ज़ाम के लिए अच्छे से यूज़ हो जाए और आपको डिस्कशन थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, मज़ा आए सुनने में और याद भी हो जाए, तो उसका बेस्ट कम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे, आप डोंट वरी। फिर से आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा देखो ये है, पार्लियामेंट का रोल वीक कैसे है हमारे देश में बजटिंग में। क्योंकि देखो इंडिया में ना फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद बजट बनाती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी डिटेल्स पता नहीं होती जब तक बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट नहीं हो जाता। पार्लियामेंट का रोल क्या है, लोकसभा देखो बजट को अप्रूव करती है, लेकिन लोकसभा बजट में अमेंडमेंट्स नहीं कर सकती, और राज्यसभा का रोल तो और भी लिमिटेड है, वो बजट रिजेक्ट ही नहीं कर सकती। फाइनेंस मिनिस्टर बेशक राज्यसभा से हों, पर वो अपने ही बजट पे वोट नहीं दे सकते। तो ये आयरनी है या नहीं है? अगर आप देखो कंपेयर करो तो ब्रिटेन में जो बॉडी है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे हमारे देश में राज्यसभा है ना, वहां पे है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो एक इलेक्टेड बॉडी नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ब्रिटेन की जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स बॉडी है वो भी फाइनेंशियल लेजिस्लेशन पे इन्फ्लुएंस रख सकती है। बट अगर कंपेयर करें इंडिया में जो राज्यसभा वाली बॉडी है वो बिल्कुल पावरलेस है बजट के मामले में, समझ गए? तो प्रॉब्लम देखो ये है, पार्लियामेंट का जो रोल है ना बिल्कुल रबर स्टैंप यानी सेरेमोनियल हो गया है। डिबेट्स बिल्कुल ब्रीफ में होती हैं, डिबेट्स वीक होती हैं, तो पार्लियामेंट ना सीरियस स्क्रूटिनी नहीं करती। सरकार ने जो बजट प्रेजेंट किया है ना, तो पार्लियामेंट ना तो सरकार से क्वेश्चन पूछ पाती है, ना कोई सीरियस छानबीन कर पाती है जो सरकार ने बजट प्रेजेंट किया है। इवन देखो जो एमपीज है ना लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, उनके पास में ना बजट को एनालाइज करने के लिए कोई इंडिपेंडेंट टूल होता ही नहीं है। बस वो सरकार ने जो नंबर दिए हैं ना बजट में, वो उसी पे डिपेंड करते हैं। वो मान लेते हैं कि हाँ सरकार के नंबर्स ठीक हैं, जबकि देखो उनके पास में तो इंडिपेंडेंट रिसर्च होनी चाहिए सरकार के नंबर्स को वेरीफाई करने के लिए। इवन पब्लिक पार्टिसिपेशन भी नहीं होता, जनता को पता नहीं होता कि पैसा किस पे और कैसे खर्च हो रहा है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, 2020 में जब कोरोना आया था ना, तो एक फंड बना था पीएम केयर फंड। उस समय देखो पार्लियामेंट तक को नहीं पता था कि फंड में पैसा कहां से कलेक्ट हो रहा है और कैसे यूज हो रहा है उस पैसे का। पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं। इवन देखो डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016, डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन भी बजट डिस्कशन का पार्ट नहीं था। इसके बाद राइटर ना सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन हम डिस्कस करें उससे पहले राइटर दूसरे देशों से कंपेयर भी करते हैं। यूके का तो मैंने आपको बता दिया था। यूएस की जो कांग्रेस है, बजट को अप्रूव करने से पहले वहां पे एक्सटेंसिव डिस्कशन होती है, बहुत गहराई से बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में ना एक इंडिपेंडेंट बजट ऑफिस है वहां की पार्लियामेंट में, जो बजट के एनालिसिस में सपोर्ट करते हैं। जो इंडिपेंडेंट ऑफिस है ना, वो बजट को एनालाइज करने में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो राइटर उसी प्रकार से सॉल्यूशन देते हैं। पहला सॉल्यूशन है प्री बजट डिस्कशन। बजट के प्रेजेंटेशन से पहले ना 5 से 7 दिन का सेशन आयोजित होना चाहिए स्पेशली, ताकि इस 5 से 7 दिन के सेशन में ना जो एमपीज हैं वो अपने अपने सुझाव दे सकें, फिजिकल पॉलिसी से संबंधित, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज से संबंधित, फिजिकल हेल्थ से संबंधित। अगर देखो एमपीज अपने अपने सुझाव देंगे तो कितना बढ़िया होगा। एक तो एमपीज को एक्टिव रोल मिलेगा, सरकार को सजेशंस मिलेंगे। वैसे भी एमपीज हमारे देश में ना कुछ नहीं करते, अपनी मर्जी से वोट भी नहीं दे सकते, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का जो व्हीप होता है, व्हीप जारी किया जाता है, उसी के हिसाब से एमपीज को वोट देने पड़ते हैं। अगर ना दें तो फिर एंटी डिफेक्शन लग जाता है। और देखो 5 से 7 दिन का ये सेशन आयोजित होगा ना बजट प्रेजेंटेशन से पहले, तो इवन अलग अलग सब्जेक्ट से संबंधित जो कमेटीज होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर कमेटी है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए कमेटी है, पार्लियामेंट में जो कमेटीज नहीं होती वो कमेटीज भी बेहतर ढंग से काम कर पाएंगी। उन कमेटीज के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा। अगर बजट प्रेजेंटेशन से पहले 5 से 7 दिन का सेशन होगा, थोड़ी सरकार की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी,
ट्रांसपेरेंसी आएगी और फाइनेंशियल गवर्नेंस में जनता का जो विश्वास है वो और ज्यादा इंप्रूव होगा। आप बोलोगे सर बजट प्रेजेंटेशन से पहले तो ठीक है, बजट प्रेजेंटेशन के बाद क्या? इवन राइटर दूसरा जो सॉल्यूशन देते हैं वो बजट प्रेजेंटेशन के बाद का देते हैं। राइटर बोलते हैं एक देखो इंडिपेंडेंट रिसर्च बॉडी इस्टेब्लिश की जाए जो पार्लियामेंट को ना फाइनेंशियल एनालिसिस प्रोवाइड करेगी। जैसे बजट प्रेजेंट कर दिया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो पार्लियामेंट की ये इंडिपेंडेंट बजट ऑफिस होगा ना, ये बॉडी क्या करेगी, सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए गए बजट को एनालाइज करेगी, देखेगी जो नंबर्स दिए गए हैं वो सही है या नहीं है। तो इस जो ये इंडिपेंडेंट बॉडी एनालिसिस प्रोवाइड कर लेगी ना, वो सारे एमपीज को मिलेगा, सारे एमपीज को ये इंडिपेंडेंट बॉडी का एनालिसिस मिलेगा, तो फिर वो सरकार से रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ पाएंगे। इवन देखो ये बॉडी जो है ना दूसरे देशों में है, जैसे यूएसए में ना एक कांग्रेशनल बजट ऑफिस है जो बजट का डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड करता है। इसी प्रकार की बॉडी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके में भी है, अलग से इंडिपेंडेंट बजट ऑफिसेज हैं। अगर इंडिया में भी ये पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस होगा ना, तो एमपीज के पास में ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन होगी, एमपीज इन्फॉर्म्ड होंगे और बजट की स्क्रूटिनी इंप्रूव होगी, ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन वो पूछ पाएंगे। अब देखो यहां पे ना एक डिबेट चलती है। डिबेट जैसे एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि अगर पार्लियामेंट को ज़्यादा पावर दी गई तो फिर देखो फिस्कल मिसमैनेजमेंट हो सकता है। फिस्कल मिसमैनेजमेंट इसलिए क्योंकि जो अपोजिशन के एमपीज हैं वो तो ये बोलेंगे कि भैया पॉपुलिस्ट वाली स्कीम चला दो, इनको पैसा दो, क्योंकि वो सत्ता में तो है नहीं, सत्ता में अकाउंटेबिलिटी तो सरकार की है। तो फिस्कल मिसमैनेजमेंट आ सकता है अगर पार्लियामेंट को पावर दी गई। जनता ने चुना सरकार को है तो इसलिए सरकार की अकाउंटेबिलिटी बनती है कि उन्होंने सरकार कैसे चलाई, तो इसलिए फाइनेंशियल पावर भी उनके पास में होनी चाहिए। तो इसके जवाब में राइटर ये बोलते हैं देखो पार्लियामेंट सिर्फ अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करेगा, और पार्लियामेंट अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करेगा तो इससे पब्लिक वेलफेयर और इंप्रूव होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। फिर राइटर बोलते हैं देखो इवन यूएस, यूके जैसे देशों में ये सिस्टम चल रहा है, पार्लियामेंट के पास में पावर है, वहां पे यूएस में कांग्रेस के पास में पावर है, तो वहां पे तो नहीं पॉपुलिस्ट स्कीम चल रही, वहां पे तो फिस्कल मिसमैनेजमेंट नहीं हो रहा, तो फिर इंडिया में कैसा हो जाएगा। अब बारी आती है कंक्लूजन की, फाइनल थॉट्स की। फाइनल थॉट्स में राइटर तो देखो यही बोलते हैं पार्लियामेंट ना आज के समय में एक पैसिव इंस्टीट्यूशन बन के रह गया है, सिर्फ बजट अप्रूव करता है। अगर देखो ये दोनों सॉल्यूशन से इंप्लीमेंट किए जाते हैं, पहला प्री बजट डिस्कशन और दूसरा पार्लियामेंट का बजट ऑफिस, अगर दोनों सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट किया जाता है तो पार्लियामेंट का रोल और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और पब्लिक फाइनेंस के जो डिसीजंस हैं वो देखो सिर्फ सरकार के नहीं है, एमपीज और पब्लिक को भी कलेक्टिवली डेलिब्रेशन करना चाहिए बजट संबंधित फैसलों पर, उनका भी रोल होना चाहिए डेमोक्रेसी में। जितना ज्यादा देखो पार्लियामेंट स्ट्रांग होगी बजट के मामले में, उतनी ही बेहतर पॉलिसीज बनेंगी, उतनी ही बेहतर हमारे देश की डेमोक्रेसी होगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया, अब हम चलते हैं आगे। अब देखो वैसे ये जो स्लाइड्स है ना देखने में तो बढ़िया लग रही हैं, तीसरे नंबर वाली, लेकिन कई बार इनसे ना रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है। समझ गए? हाँ भाई क्या पढ़ाया था सर ने कंक्लूजन में, स्ट्रोंगर डेमोक्रेसी, इक्विटेबल पॉलिसीज, आप जैसे कहोगे वैसा ही कर लेंगे हम, मतलब जैसा आपको ठीक लगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो स्पेस सेक्टर से संबंधित है, कैसे देश का स्पेस सेक्टर हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। पहले सिर्फ इसरो स्पेस सेक्टर में काम किया करता था, बट आज के समय में 200 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं जो इंडिया को स्पेस सेक्टर में आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में देखो इंट्रोडक्शन में थोड़ी हल्की फुल्की बात की जाती है कि हमें लगता है कि हमसे ना स्पेस बहुत दूर है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। आजकल देखो जैसे रॉकेट्स आ गए हैं ना, तो स्पेस हमसे सिर्फ 10 से 15 मिनट की दूरी पर है। एक रॉकेट को स्पेस में पहुंचने में सिर्फ इतना ही वक्त लगता है। पहले देखो हम ऐसी चीजें याद किया करते थे, पहला ऐसा पर्सन जिसने मून पे कदम रखा यूएस का, पहला ऐसा पर्सन जो स्पेस में गया यूएसएसआर का, यानी आज के समय में रशिया का। लेकिन देखो अब तो स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। स्पेस एक्स कंपनी है इलोन मस्क की, आज के समय में आपने देखा होगा स्पेस एक्स कंपनी इतने बड़े रॉकेट को बीच हवा में ही पकड़ रही है। वापस जब आता है ना रॉकेट,
सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करके, तो उसे हवा में ही पकड़ लिया जाता है ताकि रॉकेट को फिर से रीयूज किया जा सके, क्योंकि रॉकेट बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ देखो ये हैं, जैसे हम फ्लाइट्स बुक करते हैं दिल्ली से मुंबई जाने के लिए, बाकी जगहों पर जाने के लिए, वैसे ही स्पेस में जाने के लिए सिंपली फ्लाइट्स बुक होंगी और लोग स्पेस की यात्रा करके वापस आ जाएंगे। लेकिन जहां देखो विभिन्न देशों के बीच में स्पेस रेस चल रही है, इंडिया कहां स्टैंड करता है? देखो 2020 से पहले तो इसरो ही सिर्फ स्पेस मिशंस लॉन्च किया करता था, लेकिन 2020 में प्राइवेट प्लेयर्स के लिए सरकार ने दरवाजे ओपन कर दिए। आज देखो भारत में 200 प्लस स्टार्टअप्स हैं जो स्पेस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अगर देखो पहले ऐसी बातें बोली जाती थी कि इंडिया एक गरीब देश है तो इंडिया को स्पेस सेक्टर में जाके पैसे खराब नहीं करने चाहिए, बट आज ऐसा कोई क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आज सबको पता है कि स्पेस सेक्टर किसी भी देश को ना अमीर बना सकता है, और हमारे देश में भी स्पेस इकोनॉमी का बहुत बड़ा पोटेंशियल है देश को आगे ले जाने में, देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने में। देखो आज के समय में जहां ग्लोबल स्पेस मार्केट 630 बिलियन डॉलर्स की है ना, अगले 10 सालों में ये 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। बट स्पेस के क्षेत्र में इंडिया का मार्केट शेयर कितना है? सिर्फ 2%। तो यहां पे इंडिया के पास में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। स्पेस से कितना बड़ा फायदा हो सकता है, एक छोटी सी झलक आपको दिखाता हूं। जैसे देखो स्पेस में जो एस्ट्रॉइड्स घूमते रहते हैं ना, एस्ट्रॉइड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, तो उनकी माइनिंग की कोशिशें अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसीज कर रही हैं। जैसे नासा ने ना एक मिशन भेजा है 16 साइकी मिशन। स्पेस का एक एस्ट्रॉइड है 16 साइकी, उसकी माइनिंग के टारगेट को रखते हुए नासा ने स्पेस में ये मिशन भेजा है 16 साइकी मिशन। अब देखो इस एस्ट्रॉइड की वैल्यू जानते हो कितनी है? 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर्स। आप पूछोगे सर ये क्वाड्रिलियन क्या होता है? 1 क्वाड्रिलियन मतलब 1000 ट्रिलियन। सोच के देखो, 1 क्वाड्रिलियन मतलब 1000 ट्रिलियन, और इस एस्ट्रॉइड की माइनिंग में पोटेंशियल है 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर्स का। अगर यूएसए ने ये कर लिया नासा के थ्रू, फिर तो देखो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है, इतना पैसा है। बट देखो ये इतना आसान नहीं है। एस्ट्रॉइड्स की माइनिंग बहुत मुश्किल है, बहुत कॉस्टली है, और एस्ट्रॉइड इतना दूर है कि वहां पे पहुंचना भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी नासा कोशिश कर रहा है कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लिया जाए। लेकिन हमारा फोकस इस आर्टिकल में ना हमारे देश में स्टार्टअप्स किस प्रकार से स्पेस में रेवोल्यूशन ला रहे हैं, इस इशू पे है। सबसे पहले है देखो अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस, इन्होंने देखो वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट डेवलप किया। समझ गए? मतलब पूरे वर्ल्ड में पहला पूरा 3D प्रिंटेड रॉकेट जो है इंडिया ने बनाया है, स्पेसिफिकली अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया है। ये रीयूजेबल है, मतलब फिर से इसे यूज किया जा सकता है, और आने वाले टाइम में ऐसे जो रॉकेट्स हैं वो देखो स्पेस में टूरिज्म के लिए यूज होंगे, आप देखिएगा। तो ये तो हमने बात की अग्निकुल कॉस्मोस की। फिर है इसके बाद नेक्स्ट स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। ये देखो इको फ्रेंडली फ्यूल पे काम कर रहे हैं। आज के समय में देखो रॉकेट फ्यूल ना बहुत ज़्यादा महंगा होता है, और जो इलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी है ना, वो क्या यूज़ करती है? वो मीथेन यूज़ करती है। लेकिन ये बेलाट्रिक्स एरोस्पेस कंपनी है ना, ये जल प्रोपल्सन सिस्टम पे काम कर रही है। जो जल प्रोपल्सन सिस्टम है ना, वाटर बेस्ड है। सोच के देखो अगर फ्यूचर में मून पे बेस बना तो मून का जो पानी है वो फ्यूल बन सकता है। सिर्फ संभावनाएं हैं, अभी तो मून पे पानी के भंडार, मतलब अभी एविडेंस मिले हैं कि हाँ पानी हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे झरने मिल गए हैं। नेक्स्ट है स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस जो है ये रॉकेट टैक्सी बनाने पे काम कर रही है, मतलब स्पेस ट्रैवल को बहुत ज़्यादा इजी और चीप बनाना चाहती है ये कंपनी। इन्होंने ना विक्रम सीरीज के रॉकेट्स डेवलप किए हैं, और ये रॉकेट जो है ना प्राइवेट कंपनीज के लिए पेलोड स्पेस में लॉन्च कर सकती हैं। तो ये है स्काई रूट एरोस्पेस जो प्राइवेट कंपनीज के लिए पेलोड लॉन्च करने पे काम करेगी और स्पेस ट्रैवल को इजी बनाएगी। इतने एग्जांपल्स बहुत हैं। स्टार्टअप के बारे में यूपीएससी पूछने नहीं वाली है, लेकिन किस प्रकार से हमारे देश में स्पेस रेवोल्यूशन आ रहा है और कैसे इंडिया को इससे फायदा होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल तो देखो 2-3 भी बहुत हैं।
सबसे पहला बेनिफिट देखो इस स्पेस रेवोल्यूशन से ये होगा, हमारे देश में ना नई जॉब्स प्रोड्यूस होंगी, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। देखो पहले स्पेस सेक्टर में ना 10 से भी कम स्टार्टअप्स थे, आज कितने हैं 200 प्लस। तो नए एरोस्पेस इंजीनियर्स, एआई स्पेशलिस्ट और टेक्नीशियंस के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही है। फ्यूचर में देखो हम स्पेस कॉलोनाइजेशन के एक्सपर्ट्स भी बन सकते हैं कि स्पेस के रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाए। फिर नेक्स्ट है एग्रीकल्चर ऑप्टिमाइजेशन। देखो इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है ना बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट जैसे नॉर्मल सा एग्जांपल आपको देता हूँ, फर्टिलाइजर्स की जो रेशो होती है एनपीके वो किसान यूज़ नहीं करते, सोइल कैसी है उसके हिसाब से खेती नहीं करते, मौसम का नहीं पता लगता, कई बार मौसम बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। लेकिन देखो जो सैटेलाइट्स हैं ना वो बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं एग्रीकल्चर सिस्टम में, जैसे सोइल हेल्थ के बारे में बता सकते हैं, वाटर लेवल, पेस्ट अटैक, सबके बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर किसान इन वार्निंग्स को यूज़ करें तो खेती बहुत एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। देखो सैटेलाइट डेटा से ना मिनरल्स, वाटर बॉडीज और फॉरेस्ट का ना बेस्ट यूज हो सकता है। इवन देखो अंडरग्राउंड वाटर, ऑयल रिजर्व, लिथियम के सोर्सेज, ये सब भी लोकेट किए जा सकते हैं सैटेलाइट के डेटा की सहायता से। आज के समय में देखो सैटेलाइट से हमें यह भी पता लग सकता है कि इंडिया का जो लिथियम रिजर्व है वो कहां पे है, मतलब एक आइडिया मिल सकता है, बाद में फिर खुदाई करनी पड़ेगी। फिर है नेक्स्ट बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट। इवन देखो अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन की अर्ली वार्निंग्स देने में भी सैटेलाइट का रोल बहुत बड़ा हो सकता है। सैटेलाइट्स इवन ये भी पता लगा सकते हैं कि जो पोल्यूशन है उनका असली सोर्स आखिरकार है क्या। जैसे यमुना की बात चलती रहती है, यमुना मैली है, यमुना मैली है, तो यमुना में पोल्यूशन का असली कल्प्रिट है कौन, पता लगाया जा सकता है सैटेलाइट्स के माध्यम से। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया स्पेस पावर कैसे बन सकता है, स्पेस में सुपर पावर। देखो अभी ना इसरो का बजट सिर्फ स्पेस में 1.5 बिलियन डॉलर्स है, जबकि नासा का है 25 बिलियन डॉलर्स। तो सबसे पहले तो हमें बजट इंक्रीज करना पड़ेगा स्पेस की इंपॉर्टेंस के हिसाब से। दूसरे नंबर पे अगर देखो हम स्पेस में सुपर पावर बनना चाहते हैं तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जरूरी है। जो इतने अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स आ रहे हैं ना, अब कुछ स्टार्टअप्स देखो बहुत बढ़िया डेवलप करेंगे, कुछ फेल भी हो जाएंगे, लेकिन इसरो उनके साथ में पार्टनरशिप एक्सप्लोर करेगा ना तो उन स्टार्टअप्स के सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसरो के पास में सालों सालों का एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है। फिर नेक्स्ट है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन ना सिर्फ देखो हमारे देश में इसरो और स्टार्टअप्स के बीच में, बल्कि देखो जो हमारे मित्र देश है ना, मित्र देश जैसे यूएसए भी आज के समय में कहने को मित्र देश है, फ्रांस है, तो इन देशों की स्पेस एजेंसीज या फिर इकोसिस्टम के साथ ना हमारे देश की स्पेस एजेंसी या फिर स्टार्टअप्स वो कोलैबोरेट करें, तो फिर सीखने का मौका काफी मिलेगा एक दूसरे को। कहने का मतलब देखो ये है, फ्री फॉल में ना छोड़े सरकार, स्पेस सेक्टर में इंडिया को आगे ले जाने के लिए ना हेल्पिंग हैंड सरकार प्रोवाइड करे और एक्टिव रोल प्ले करे, ताकि इंडिया स्पेस में सुपर पावर बन सके। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो हीट प्लान से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंडिया में देखो गर्मी अपने पीक पे जा रही है। फरवरी के एंड तक देखो गोवा और महाराष्ट्र में ना ऑफिशियली कह रहा हूं हीट वेव रिपोर्ट हो चुकी है। इवन उड़ीसा में, तेलंगाना में और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में ना टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है। मतलब देखो सिर्फ क्लाइमेट चेंज की हम बातें करते हैं, वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, बट क्लाइमेट चेंज रियल थ्रेट बन चुका है। हमारी आने वाली जनरेशंस क्लाइमेट चेंज से प्रभावित नहीं होंगी, हम आज के समय में ही प्रभावित होना स्टार्ट हो गए हैं। वैसे देखो फरवरी का महीना ना ऑफिशियली विंटर होता है, मतलब आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ना फरवरी के महीने को अभी तक ऑफिशियली विंटर मानता आया है। लेकिन इस बार 31 स्टेट्स और यूटीज में टेम्परेचर ना नॉर्मल से 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। और देखो 22 स्टेट्स और यूटीज तो ऐसे थे जहां पे टेम्परेचर नॉर्मल से 3 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रहा है। ये देखो क्लियर सिग्नल है कि नया क्लाइमेट नॉर्मल अब सेट हो रहा है। साइंटिस्ट देखो पहले से वार्निंग देते आ रही हैं कि लैंड और ओशन के टेम्परेचर बढ़ने से हीट वेव्स और ज़्यादा फ्रिक्वेंट और ज़्यादा इंटेंस हो जाएंगी। तो जैसे देखो हम अर्थक्वेक का प्लान बनाते हैं, हम सुनामी का प्लान बनाते हैं,
साइक्लोन का प्लान बनाते हैं, फ्लड के लिए प्रिपेयर होते हैं, उसी प्रकार से देखो हमें हीट वेव से निपटने के लिए भी पहले से प्लान बनाना जरूरी है। सबसे पहले देखो हम ये समझ लेते हैं हीट वेव आखिरकार है क्या। आईएमडी के मुताबिक यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक अगर देखो प्लेन में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस और माउंटेन में अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए और नॉर्मल से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा हो जाए तो वो फिर हीट वेव कहलाती है। अगर देखो नॉर्मल से 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो वो देखो फिर सीवियर हीट वेव होता है। क्या होता है? सीवियर हीट वेव। 2022 में देखो इंडिया पाकिस्तान रीजन में ना पिछले 100 सालों की सबसे ज़्यादा इंटेंस हीट वेव आई थी। दिल्ली में अप्रैल में ही टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। बट क्वेश्चन ये उठता है, क्या हम हीट वेव के लिए तैयार हैं? हाल ही में देखो सस्टेनेबल फ्यूचर कोलैबोरेटिव्स के द्वारा ना एक रिसेंट स्टडी कंडक्ट की गई 9 शहरों में। ये जानने के लिए स्टडी कंडक्ट की गई कि हमारे सिटीज़ जो हैं कितना तैयार हैं हीट वेव से निपटने के लिए। लेकिन देखो रिजल्ट्स जो थे वो चौंकाने वाले थे। रिजल्ट्स में ये सामने आया किसी भी सिटी में लॉन्ग टर्म हीट वेव से निपटने के लिए प्लान नहीं था। दूसरा, फोकस था सिर्फ शॉर्ट टर्म मेजर पे, शॉर्ट टर्म इमरजेंसी मेजर्स पे फोकस है, जैसे कि देखो पानी की सप्लाई को बढ़ा देना, वर्क आवर्स एडजस्ट करना, हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी को बूस्ट करना। सिर्फ ये शॉर्ट टर्म मेजर्स पे फोकस था। लॉन्ग टर्म कैसे हम हीट वेव से निपटें उसके लिए कोई प्लान नहीं था 9 सिटीज में। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होना क्या चाहिए? जैसे देखो कूलिंग एक्सेस इंश्योर करना घरों पर भी और वर्क प्लेसेस पे भी। दूसरा, मजदूरों को एक्सट्रीम हीट के दिन जो इनकम उनका लॉस हो गया ना, उस लॉस की भरपाई करना या फिर उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को अपग्रेड करना। अर्बन हीट आइलैंड्स जहां जहां पे बनते हैं उनकी मैपिंग करना। क्या ये सब चीजों का प्रोविजन था? किसी भी सिटी में नहीं था। वैसे देखो मैं आपको अर्बन हीट आइलैंड के बारे में बता देता हूं। शहरों में बनते हैं जो अर्बन हीट आइलैंड, ये आप इन्वायरमेंट वगैरह में पढ़ते भी हो, लेकिन फिर भी बता देता हूं। देखो होता क्या है, सिटीज में ना आप देखोगे बिल्डिंग्स, कंक्रीट के स्ट्रक्चर और एसफाल्ट ना यानी सड़कें, ये सब ज़्यादा होती हैं। ये सब क्या करती हैं? ये सब हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और रात को ना रिलीज भी नहीं करती। इस वजह से ना सिटीज़ का टेम्परेचर विलेजेस के कंपैरिजन में ना 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लाइमेट चेंज से लड़ने में सरकार क्या कर रही है। सरकार का देखो ज़्यादा फोकस ना ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने पे है, बट जो प्रोग्रेस है स्लो है। तो क्लाइमेट चेंज इतना जल्दी ठीक नहीं होगा, इसलिए हमें फोकस करना होगा एडेप्टेशन पे। एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज इंपॉर्टेंट हो गई हैं हमारे इंडिया में। जैसे देखो आज के समय में ना कूलिंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है, बट जैसे रेफ्रिजरेंट्स यूज़ हो रहे हैं ना, उससे ओजोन के डिप्लीट होने का भी खतरा है। तो अब एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि बिल्डिंग्स जो हैं वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और पैसिव कूलिंग सॉल्यूशंस होने चाहिए। पैसिव कूलिंग सॉल्यूशंस जैसे देखो बैम्बू, क्ले, मतलब बैम्बू के मटेरियल, मिट्टी के मटेरियल, इनका ज़्यादा यूज़ हो, ट्री प्लांटेशन ज़्यादा हो, ग्रीन रूफ्स हों, इसके अलावा सोलर रिफ्लेक्टिव पेंट्स हों जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करें। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं देखो इंडिया को ना एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल हीट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और इस कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल हीट स्ट्रेटजी को ना नेशनल एडेप्टेशन प्लान का हिस्सा बनाया जाए। ये नेशनल एडेप्टेशन प्लान कि कैसे हर एक देश को सबमिट करना है कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज से अडेप्ट कर रहे हैं, उनके साथ जीना सीख रहे हैं। तो नेशनल एडेप्टेशन प्लान का पार्ट हो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल हीट स्ट्रेटजी। इंडिया को ना ये नेशनल एडेप्टेशन प्लान सबमिट करना है। 30th यूएन क्लाइमेट चेंज की जब कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 30वीं मीटिंग आयोजित होगी ब्राज़ील में नवंबर में, तो उससे पहले हमें ये स्ट्रेटजी बनानी होगी और ये नेशनल एडेप्टेशन प्लान का हिस्सा हो। नेशनल एडेप्टेशन प्लान कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 30वीं मीटिंग में सबमिट करना है, तो उससे पहले पहले देश बना ले। और क्या हो सॉल्यूशंस जो मैंने आपको बताए, कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पैसिव कूलिंग पे फोकस होना चाहिए, ना कि वो जो आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेटर्स हैं जिससे ओजोन डिप्लीट होने का रिस्क रहता है। स्मार्ट अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए, ग्रीन स्पेसिस और वाटर बॉडीज़ का इंटीग्रेशन हो,
सोशल सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जाए, जैसे मजदूर या फिर वल्नरेबल ग्रुप्स के लोग हैं उनका इनकम लॉस हो जाता है, उसकी भरपाई की जाए। एनर्जी के जो ग्रिड्स हैं उनको अपग्रेड किया जाए। हीट वेव की वार्निंग सिस्टम तैयार किया जाए, पहले से वार्निंग दी जाए। इन सब सॉल्यूशंस पे हमें काम करने की आवश्यकता है। लास्ट में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए। पार्लियामेंट का बजट के ऊपर कंट्रोल से संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। हमने पाया कि कैसे आज के समय में ना फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट प्रेजेंट करती है, पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। लोकसभा बजट को चेंज नहीं कर सकती, राज्यसभा तो रिजेक्ट भी नहीं कर सकती। दो सॉल्यूशंस राइटर अपनी तरफ से देते हैं। पहला सॉल्यूशन कि बजट प्रेजेंट करने से पहले ना 5 से 7 दिन का प्री बजट डिस्कशन सेशन होना चाहिए, जिसमें पार्लियामेंट के जो एमपीज़ हैं वो अपनी राय रख सकें। फिर दूसरा सॉल्यूशन राइटर ये देते हैं कि इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट का एक इंडिपेंडेंट बजट ऑफिस होना चाहिए, जो क्या करे, बजट पे रिसर्च करे और उस एनालिसिस को एमपीज़ को प्रेजेंट करे, ताकि एमपीज़ उसका यूज़ करके सरकार से क्वेश्चंस पूछ सकें। फिर ये हीट प्लान वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि कैसे हीट वेव बढ़ती जा रही है। फरवरी में ही बहुत सारे राज्यों में हीट वेव रिपोर्ट हुई है। 31 स्टेट्स और यूटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे फरवरी में टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल से 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा, और 22 स्टेट्स और यूटीज़ ऐसे हैं नॉर्मल से जहाँ पे टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा। वैसे फरवरी को IMD ऑफिशियली विंटर मानता है, लेकिन आज के समय में तो विंटर कहाँ रह गया फरवरी। तो ना एक सर्वे किया गया था कि क्या हमारी सिटीज़ तैयार हैं हीट वेव से निपटने के लिए, लेकिन आश्चर्यजनक परिणाम निकले। शॉर्ट टर्म मेजर पे ज़्यादा फोकस है, लॉन्ग टर्म मेजर्स पे फोकस है ही नहीं। लॉन्ग टर्म मेजर्स पे ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे वल्नरेबल सेक्शंस के लिए घरों में भी और वर्क प्लेसेस पे भी कूलिंग का अरेंजमेंट, वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस, फायर मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को अपडेट करना, अर्बन हीट आइलैंड की मैपिंग, ये सब होना चाहिए। फिर राइटर लास्ट में ये बोलते हैं कि देखो 30वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग होगी, उससे पहले सरकार एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल हीट स्ट्रेटजी तैयार करे और उसको नेशनल एडेप्टेशन प्लान में शामिल करे, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 30th मीटिंग में प्रेजेंट करना है सभी देशों को।